हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों पृष्ठ तनाव से संबंधित अनेक तथ्यों पर हम लोगों ने विचार किया था बच्चों। जैसे कि उसमें से था बच्चों स्पर्श कोण क्या होता है और द्रव्य की ऊपरी सतह पर जो नवचंद्रक आकृति का निर्माण होता है उसके बारे में हम लोगों ने गहनतापूर्वक अध्ययन किया था। तो चलिए आज हम लोग उसी क्लास को आज आगे बढ़ाएंगे बच्चों, और आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि किसी भी साबुन का बुलबुला हो या फिर द्रव्य बूंद का जो बुलबुला होता है उसके अंदर दावाधिक के बारे में आज हम लोग विचार करेंगे। एक्सेस प्रेशर के बारे में आज हम लोग विचार करेंगे बच्चों। तो आज आप लोग मेरे साथ बच्चों बैठे रहे, है ना, और इस वीडियो को ध्यान से देखें बच्चों। और ये काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला है बच्चों। इसको आप लोग अपने कॉपी कलम लेकर के बैठे, वहाँ पर जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगे उसे आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर नोट करेंगे बच्चों। और दूसरी बात है कि जो बच्चे मेरे इस क्लास में नए हैं, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उससे रिक्वेस्ट होगा कि वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बच्चों, लाइक करें और अपने बेल आइकन बटन को ऑन कर ले, ताकि जो भी वीडियो को मैं अपलोड करूंगा वो आप तक आसानी से और पहले पहुंच सके। तो चलिए बच्चों, बिना समय को हम लोग गवाए इस वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं। और हम लोग सबसे पहले जानना प्रारंभ करेंगे कि किसी भी वक्रीय सतह के अंदर दावाधिक्य का मान क्या होता है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है बच्चों, इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसी पृष्ठ के अंदर दावाधिक्य। देखिए, द्रव्य पृष्ठ के अंदर या द्रव्य, है ना, द्रव्य के वक्रीय पृष्ठ, द्रव्य के वक्रीय पृष्ठ, द्रव्य के वक्रीय पृष्ठ के अंदर, वक्रीय पृष्ठ के अंदर दावाधिक्य, दावाधिक्य के बारे में, एक्सेस प्रेशर के बारे में हम लोग आज विचार करेंगे बच्चों, है ना। एक्सेस प्रेशर के बारे में आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में जब आप लोगों को बताया था कि द्रव्य के ऊपरी सतह पे जो नवचंद्रक आकृति का जो निर्माण होता है बच्चों, उसका हम लोग शायद आप लोगों को, है ना, सरफेस टेंशन के पार्ट 2 वाले वीडियो में जब आप लोग देखेंगे तो मैंने बताया था कि द्रव्य का जो ऊपरी सतह होता है ना, ऊपरी सतह में अणुओं की जो स्थिति होती है उसके बारे में हम लोग विचार किया था। अर्थात पृष्ठ तनाव का आणविक सिद्धांत पर जब हम लोगों ने विचार किया था तो ये बात हम लोग कहे थे कि द्रव्य के जो ऊपरी सतह होता है वहाँ पर अणुओं की स्थितिज ऊर्जा काफ़ी अधिक होती है और वो द्रव्य के अंदर में जा करके अपनी स्थितिज ऊर्जा को कम करना चाहता है। अर्थात द्रव्य के ऊपरी सतह पर अणुओं की कमी हो जाती है और, है ना, सतह जो होती है तनाव की अवस्था में आ जाती है। तो इस तनाव को संतुलित करने के लिए द्रव्य के अंदर एक प्रेशर डेवलप होता है बच्चों, है ना। उस प्रेशर पे ही हम लोग आज विचार करने वाले हैं। तो इस वीडियो में ही हम लोग देखेंगे बच्चों। सबसे पहले आप देखिए कि पहला नंबर में है कि जब द्रव्य, देखिए जब द्रव्य का सतह समतल होता है ना, जब द्रव्य का सतह समतल होता है, जब द्रव्य का सतह समतल होता है, अर्थात इस प्रकार होता है। मान लेते हैं कि द्रव्य का ऊपरी सतह कैसा है, समतल है। यहाँ पे द्रव्य है ना, और द्रव्य का ऊपरी सतह समतल है। तो पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है, मैंने आपको बताया था कि पृष्ठ पर एक खिंचाव बल लगता है। तो जब यदि इसकी सतह जब समतल होती है तो एक बल इधर की ओर काम करेगा और एक बल जब इधर की ओर काम करेगा तो दोनों ही बल एक दूसरे को क्या करते हैं, संतुलित कर देते हैं, है ना। दोनों ही बल एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, जिसके कारण जो होता है इस पर किसी भी प्रकार का कोई बल काम नहीं करता है और सतह जो होती है अपनी साम्यावस्था में बनाए रहता है या अपने क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है या साम्यावस्था को बनाए रखता है। लेकिन जब दूसरी बात हम करेंगे कि जब सतह जो होती है अवतल आकृति की होती है इस प्रकार, और यहाँ पर द्रव्य इसमें भरा हुआ है बच्चों, इस प्रकार इसमें द्रव्य भरा हुआ है और सतह क्या है ना, अवतल आकृति का है। ये सतह कैसा है, अवतल आकृति का सतह है। तो जब अवतल आकृति के सतह पर जब पृष्ठ तनाव के कारण बल जब काम करेगा तो एक बल इधर की ओर लगेगा, है ना, और एक बल इधर की ओर लगेगा, जिसके वजह से इसमें परिणामी बल डेवलप हो जाता है और परिणामी बल की दिशा जो होती है वो ऊपर की ओर होती है ना। अर्थात द्रव्य की सतह पर जो अणु उपस्थित होते हैं उस पर पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है ऊपर की ओर बल काम करता है। तो इस बल को संतुलित करने के लिए, है ना, इस द्रव्य के अंदर जो होता है नीचे की ओर एक एक्सेस प्रेशर या दावाधिक्य डेवलप होना चाहिए, है ना। तो इसी प्रेशर के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। इसी प्रकार जब द्रव्य की सतह जब उत्तल आकृति की होती है और यहाँ पर द्रव्य भरे हुए होते हैं, द्रव्य की ऊपरी सतह उत्तल आकृति की होती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण जो होती है इस पर पे भी बल काम करेगा। तो एक बल इधर की ओर होगा और एक बल इधर की ओर होगा, जिसके वजह से इसमें परिणामी बल जो होती है इसके नीचे की दिशा की ओर काम करने लगती है। तो यहाँ द्रव्य के जो सतह होते हैं, है ना, यहाँ पर जो अणु पाए जाते हैं उस पर परिणामी बल नीचे की ओर काम करती है। तो इस बल को संतुलित करने के लिए
दाबाधिक जो होता है उसमें ऊपर की ओर लगना चाहिए। तो इसी दाबाधिक के बारे में आज हम लोग विचार करने वाले हैं बच्चों। जब तक ये दाबाधिक यदि डेवलप नहीं होगा तो फिर दिक्कत वाली बातें हो जाएगी कि कोई भी द्रव्य का जो बूंद होता है बच्चों, वो अपनी बूंद को बनाए नहीं रखेगा। द्रव्य का जो बूंद होता है, आप समझिए थोड़ा बात, द्रव्य का जो बूंद होता है इस प्रकार, यहाँ द्रव्य का जो बूंद होता है गोलाकार, तो इसके सतह पर जो सरफेस टेंशन होता है ना, सरफेस टेंशन होने के वजह से इसमें मतलब क्या बोलते हैं, सिकुड़ने की क्षमता आ जाती है। मतलब ये श्रिंक करना चाहता है, सिकुड़ना चाहता है, तो अंदर की और ये सिकुड़ना चाहता है। तो इस सिकुड़न को मतलब संतुलित करने के लिए इस बूंद के अंदर जो होता है एक एक्सेस प्रेशर डेवलप होता है ना, उसी के बारे में आज हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। जैसा सोचिए कि यदि एक्सेस प्रेशर यदि ना हो तो क्या होगा। एक्सेस प्रेशर नहीं होगा तो बूंद श्रिंक पूरा कर जाएगा और ये बूंद अपनी संतुलन की अवस्था में नहीं रह पाएगा। तो चलिए आज हम लोग विचार करते हैं बच्चों इसी के बारे में, है ना। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले द्रव्य बूंद के अंदर दाबाधिक्य को कैलकुलेट करेंगे। देखिए द्रव्य के अंदर, है ना, द्रव्य बूंद के अंदर, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे वाटर ड्रॉप, है ना, द्रव्य बूंद के अंदर दाबाधिक्य को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। दाबाधिक्य को आज हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि कितना प्रेशर, एक्सेस प्रेशर उसमें काम करता है। तो मान लेते हैं कि बच्चों की यहाँ पर एक मेरा क्या है, देखिए यहाँ पर एक बूंद है ना। इस बूंद की त्रिज्या कितनी है, आर मान लेते हैं कि ये बूंद आप जानते हैं कि गोलाकार होता है। इस बूंद की त्रिज्या है आर और इसके अंदर का जो प्रेशर है पी, है ना, और बाहर का जो प्रेशर है जिसको हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं वो है पी ए, है ना। तो देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि देखिए माना आर त्रिज्या, देखिए आर त्रिज्या के द्रव्य बूंद, आर त्रिज्या के द्रव्य बूंद के अंदर, आर त्रिज्या के द्रव्य बूंद के अंदर अंदर का दाब P तथा बाहर, है ना, तथा बाहर वायुमंडलीय दाब PA, वायुमंडलीय दाब PA है। तो बताइए कि बूंद को बनाए रखने के लिए, है ना, P का मान ज़्यादा होना पड़ेगा PA से, तभी ना बूंद फूला हुआ नजर आएगा, है ना। तो देखिए बूंद अपनी अवस्था, बूंद अपनी अवस्था में तब रहेगा, बूंद अपनी अवस्था में तब रहेगा जब P बड़ा होगा PA से। अर्थात बूंद के अंदर दाबाधिक्य क्या होगा, बूंद के अंदर दाबाधिक्य एक्सेस प्रेशर कितना हो जाएगा, P माइनस PA हो। तो बूंद के अंदर दाबाधिक्य का मान कितना होगा बच्चों, P माइनस PA होगा। इसी को हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों। इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखिए दाबाधिक्य का मान कैलकुलेट करने के लिए या गणना करने के लिए, देखिए दाबाधिक्य का मान, है ना, दाबाधिक्य का मान ज्ञात करने के लिए, है ना, गोलाकार, है ना, गोलाकार द्रव्य बूंद को दो समान, है ना, दो समान अर्धगोला में, अर्धांश में, है ना, दो समान अर्धगोला में विभाजित करते हैं, दो समान अर्धगोला में विभाजित करते हैं, दो समान अर्धगोला में हम लोग विभाजित करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि दो समान जो अर्धगोला होगा बच्चों, कि हम लोग एक अर्धगोला को इस प्रकार ले लेते हैं, है ना, ये एक क्या हो गया यहाँ पर अर्धगोला हो गया, इस प्रकार अर्धगोला है। इसके अंदर जो है द्रव्य भरा हुआ है ना, इसके अंदर द्रव्य भरा हुआ है बच्चों। अब यहाँ पर दो बातें हम लोगों को थोड़ा सोचना है बच्चों कि इस गोला का पृष्ठ तनाव जो है इसके सतह पर काम करेगा, और गोला किस प्रकार होता है आप लोग जानते हैं बच्चों, है ना। अर्धगोला किस प्रकार होता है आप लोग जान रहे हैं। जैसे कि मेरे हाथ को आप देख पा रहे हैं कि ये एक अर्धगोला है, तो इसका सिर्फ पृष्ठ तनाव जो होता है सिर्फ इसके बाहर की ओर काम करेगा, इसमें बाहर की ओर काम करेगा, है ना। मतलब पृष्ठ तनाव मेरे फिंगर के अनुदिश होगा और बीच में होगा इसका प्रेशर,
है ना, प्रेशर होगा और पृष्ठ तनाव इसके सतह पर होगा। तो इसका मतलब है कि इसमें जो पृष्ठ तनाव जो काम करेगा, जो कि ये अर्धगोला है, इसके ऊपर भी एक अर्धगोला होगा, तो दोनों तरफ बल काम करेगा बच्चों। तो इसमें जो सरफेस टेंशन लगेगा सिर्फ इसका क्या होगा, बाहरी दीवार पर काम करेगा, इस प्रकार, है ना। बाहरी दीवार पर सरफेस टेंशन लग रहा है, इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि बाहरी दीवार पर इसका सरफेस टेंशन लग रहा है। तो पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है ना, उसके जो ये ऊपर में जो वृत्त का जैसा आकृति बन रहा है, उस वृत्ताकार आकृति पर सरफेस टेंशन के कारण कुल बल कितना होगा। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि देखिए अर्धगोलाकार, है ना, अर्धगोलाकार बूंद, है ना, बूंद के वृत्ताकार सतह, है ना, वृत्ताकार अर्धगोलाकार बूंद के वृत्ताकार सतह पर, है ना, वृत्ताकार सतह पर पृष्ठ तनाव के कारण बल कितना होगा। आप जानते हैं कि पृष्ठ तनाव क्या होता है बच्चों, T इज इक्वल टू F/L होता है। तो बल का मान निकालने के लिए T और L को हम लोग गुना करेंगे, लेकिन यहाँ पर L जो होगा ये क्या हो गया, इस पूरा परिधि पर ही जो है पृष्ठ तनाव काम कर रहा है। आप समझ पा रहे होंगे कि पृष्ठ तनाव सतह पर लग रहा है। तो अर्धगोला का, जैसे यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं कि हम अर्धगोला का ऊपरी सतह ले लिए, तो ऊपरी सतह कैसा होगा, अर्धगोला का, इस पर होगा, और पृष्ठ तनाव इसके ऊपर काम करेगा, सतह पर सिर्फ काम कर रहा है ना। तो इसका पूरा लंबाई कितना होगा, इसका पूरा लंबाई है 2πr है हमारा। तो पृष्ठ तनाव के कारण जो है इसमें बच्चों बल कितना काम करेगा, आप देख पा रहे हैं पृष्ठ तनाव के कारण कितना बल काम करेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लिख देते सबसे पहले सरफेस टेंशन T हो गया, और इस पूरे अर्धवृत्ताकार, है ना, जो है इस परिधि की इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा 2πr। इतना ही बल इसमें काम करेगा। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे आगे। और अब देखिए यहाँ पर दाबाधिक्य के कारण, इसके अंदर जो दाबाधिक P माइनस PA है, उसके कारण कितना बल इसमें लगेगा बच्चों, वो चीज़ हम लोग यहाँ पर देखेंगे, है ना। दाबाधिक्य के कारण यहाँ पर हम लोग देखेंगे दाबाधिक्य के कारण इसमें कितना बल लगेगा। अब देखिए बूंद के अंदर, है ना, बूंद के अंदर दाबाधिक्य के कारण बल, बूंद के अंदर दाबाधिक्य के कारण बल। तो दाब है, दाबाधिक का मतलब दाब, तो दाब की परिभाषा हम लोग क्या जानते हैं, P इज इक्वल टू होता है F/A। तो F का मान कैलकुलेट करने के लिए दाब और A को, इसका मतलब है कि क्षेत्रफल को हम लोगों को गुना करना पड़ता है। तो दाबाधिक्य के कारण जो बल होगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे दाब को लिख देता हूँ P माइनस PA। और ये जो आप देख रहे हैं वृत्त का जो यहाँ पर कितना दाब होगा, है ना, इसमें दाब कितना होगा, जो कि आधा दाब उधर की ओर ऊपर की ओर लगता है और आधा दाब नीचे की ओर, मतलब दोनों एक दूसरे को संतुलित करता है। तो यहाँ पर दाब कितना होगा, इस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो उसको हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि πr² होता है। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 2 कहेंगे। अब सरफेस टेंशन के कारण लगने वाला बल और दाबाधिक्य के कारण जो है लगने वाला बल, दोनों एक दूसरे को संतुलित करता है, तभी बूंद अपनी अवस्था को बनाए रखता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि देखिए कि बूंद अपनी अवस्था है ना तब तक बनाए रखता है, बूंद अपनी अवस्था तब तक बनाए रखता है, बूंद अपनी अवस्था तब तक बनाए रखता है जब तक, है ना, जब तक पृष्ठ तनाव के कारण बल, पृष्ठ तनाव के कारण बल दाबाधिक्य के कारण बल को संतुलित करता है, दाबाधिक्य के कारण बल को, है ना, दाबाधिक्य के कारण बल को संतुलित करता है, दाबाधिक्य के कारण बल को संतुलित करता है, दाबाधिक्य के कारण बल को संतुलित करता है। तो पृष्ठ तनाव के कारण बल कितना लग रहा है बच्चों, हम लोग देखे हैं T गुना यहाँ पर हो गया 2πr, मतलब समीकरण 1 बराबर यहाँ पर समीकरण 2 होगा। वो भी चीज़ को लिख देता हूँ, समीकरण 1 बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 2। तो यहाँ पर पृष्ठ तनाव के कारण बल हो गया 2 गुना 2πr, और दाबाधिक्य के कारण जो बल होगा वो कितना होगा, P माइनस PA, और ये हो जाएगा 4πr²। तो इसमें क्या क्या कैंसिल होगा, एक पाई कैंसिल हो गया, एक r कैंसिल हो गया, इधर क्या बच गया मेरा, देखिए 2T बच गया, है ना, और यहाँ पर बच गया P माइनस PA और एक बच गया R। तो दाबाधिक्य के बराबर कितना हो जाएगा, P माइनस PA, और इधर हो जाएगा इक्वल टू 2T/R। यही है दाबाधिक्य के
के कारण जो है दाबाधिक का मान यही है बच्चों, है ना, P माइनस पी ए इज इक्वल टू 2T/R होता है। ये बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर एक बात है कि ये द्रव्य बूंद के अंदर दाबाधिक का मान हम लोग ज्ञात किए हैं बच्चों, लेकिन यही बात हम लोग यदि है ना साबुन के बुलबुले के अंदर यदि हम लोग दाबाधिक का मान ज्ञात करेंगे, साबुन के बुलबुले के अंदर दाबाधिक, है ना, साबुन के बुलबुले के अंदर, साबुन के बुलबुले के अंदर, साबुन के बुलबुले के अंदर दाबाधिक का मान हम लोग ज्ञात करेंगे, है ना, दाबाधिक का मान हम लोग ज्ञात कर रहे हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे साबुन के बुलबुले के अंदर दाबाधिक का मान हम लोग यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे, इस बात पर हम लोग यहाँ पर विचार करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए ऊपर का जितना भी कैलकुलेशन है बच्चों वो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन जब सिर्फ पृष्ठ तनाव के कारण जो बल लग रहा है ना, यहाँ पर जो पृष्ठ तनाव के कारण बल लग रहा है, जितनी भी भाषा यहाँ पर ऊपर में लिखा हूँ वो सब का सब वही रहेगा, लेकिन सिर्फ पृष्ठ तनाव के कारण जो बल लगेगा इसमें हमको 2 फैक्टर से यहाँ पर गुना करना पड़ेगा। आप लोग ये बात को मैंने पहले भी बता चुका हूं कि ये 2 फैक्टर क्यों अराइज होता है, क्योंकि साबुन का बुलबुला के अंदर जो होती है एक पतली फिल्म होती है। साबुन का बुलबुला जो आप देखे होंगे तो देखे होंगे कि वो एक क्या होता है, द्रव्य का जो होता है एक पतली फिल्म होती है, इस प्रकार साबुन का बुलबुला होता है। तो ये वाला जो देखे होंगे ये एक पतली फिल्म होती है, बहुत छोटा सा लेयर होता है ना। ये जो आप साबुन का बुलबुला देख रहे हैं ना ये वाला, तो ये बुलबुला जो होता है ये एक छोटा सा इसमें द्रव्य का जो होता है लेयर होता है। इस लेयर का 2 मुक्त सतह होता है, एक अंदर की ओर होता है और एक बाहर की ओर होता है। इसलिए पृष्ठ तनाव के कारण जो वहाँ पर बल काम करेगा वो 2 से उसको गुना करना पड़ेगा। तो बात समझ में आया। तो यहाँ पे देखिए साबुन का बुलबुला, ऊपर की जितनी बातें आप लिखे हैं वही आपको लिखना पड़ेगा कि R त्रिज्या का एक साबुन का बुलबुला है, इसका दाबाधिक है, इसके अंदर का दाब कितना है P है और बाहर का दाब इसका PA है ना। तो इसको 2 समान अर्धांशों में हम लोग विभाजित करते हैं। तो ये सारी बातें वही रखेगी, सिर्फ पृष्ठ तनाव के कारण जो बल मेरा होता है वो चेंज यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर देखिए कि साबुन के बुलबुले, है ना, साबुन के बुलबुले का 2 मुक्त सतह होता है, 2 मुक्त सतह होता है। साबुन के बुलबुले का 2 मुक्त सतह होता है। अतः पृष्ठ तनाव के कारण बल कितना हो जाएगा, अतः पृष्ठ तनाव के कारण बल, तो इसको भी हम लोग 2 समान अर्धांशों में यहाँ पर हम लोग विभाजित करते हैं बच्चों, है ना। इस प्रकार मैंने बुलबुला को भी 2 समान अर्धांशों में मैंने विभाजित किया। ये करना नहीं है, कल्पना करना है कि ऐसा हम लोग नहीं करता। तो यहाँ पर आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि इसके अंदर का जो यहाँ पे तो हवा भरा हुआ रहता है, तो सिर्फ पृष्ठ तनाव जो होती है बच्चों वो बुलबुले के ऊपर में जो आप देख रहे हैं कि एक गोलाकार जो भाग प्राप्त होता है, अर्धगोला का जो यहाँ पर हम लोगों ने प्राप्त किया है, ये अर्धगोलाकार भाग लिया है। उसके ऊपर का कैसा भाग होगा, एक वृत्ताकार भाग होगा। इसी वृत्ताकार भाग की सतह पर जो होती है पृष्ठ तनाव बल इस प्रकार काम करता है। तो इसमें पृष्ठ तनाव बल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 होगा और गुना यहाँ पर होगा 2 गुना 2πr। तो यहाँ पर परिधि के साथ गुना करने से पहले मैंने देखिए 2 संख्या यहाँ पे लिख दिया। तो 2 संख्या आने का क्या कारण है, क्योंकि है ना बुलबुले का, साबुन के बुलबुले का सतह का 2 मुक्त भाग होता है ना। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए बुलबुले का यहाँ 2 संख्या क्यों आया, 2 संख्या आने का कारण क्या है, 2 संख्या आने का कारण यह है ना, यह है कि साबुन के, देखिए साबुन के बुलबुले का, है ना, साबुन के बुलबुले का 2 मुक्त सतह होता है। साबुन के बुलबुले का 2 मुक्त सतह होता है, 2 मुक्त सतह होता है बच्चों, इसीलिए ये जो है आपका 2 संख्या आया है। अब देखिए इसके अंदर दाबाधिक का मान कितना है, P माइनस पी ए है। तो P माइनस पी ए के कारण, दाबाधिक के कारण बल हम लोग पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं, वही होगा। दाबाधिक के कारण बल, दाबाधिक के कारण बल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैंने पहले कैलकुलेट किया P माइनस पी ए और ये हो जाएगा πr², क्योंकि यहाँ पर जो है आपका लगेगा दाब के कारण जो बल है। अब ये दोनों समीकरण एक दूसरे को संतुलित करेंगे तभी जो है बूंद अपनी अवस्था को बनाए रखता है। पृष्ठ तनाव सिकुड़ना चाहता है और दाब जो होता है इसको फैलाना चाहता है ना। पृष्ठ तनाव जो होता है बूंद को सिकुड़ाना चाहता है या बुलबुले को सिकुड़ाना चाहता है ना, श्रिंक करना चाहता है, और दाब जो होता है इसको फैलाना चाहता है, एक्सपेंड करना चाहता है। तो दोनों जब संतुलित हो जाता है तो बूंद अपनी अवस्था या बुलबुला जो है अपनी अवस्था को बनाए रखता है। तो इस अवस्था में देखिए बुलबुला जो होती है अपना अवस्था बनाए रखेगा, बुलबुला अपना अवस्था है ना या अपनी अवस्था बनाए रखता है,
अपनी अवस्था बनाए रखता है। यह कब संभव है? जब पृष्ठ तनाव के कारण बल अर्थात समीकरण 1 है ना, अर्थात समीकरण 1 समीकरण 2 के बराबर होगा। पृष्ठ तनाव के कारण बल दाबाधिक्य के कारण बल को संतुलित करेगा। तो पृष्ठ तनाव के कारण बल कितना है? अब यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 2 गुना, है ना, यहाँ पे देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई आर, और दाबाधिक्य के कारण बल हो जाएगा P माइनस पी ए, और ये कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। तो पाई पाई को यहाँ कैंसिल कर देता हूँ, आर आर को एक बार कैंसिल कर देता हूँ, तो दाबाधिक्य का मान कितना हो जाएगा? P माइनस पी ए, P माइनस पी ए, इधर बच गया मेरा 4T, और यहाँ से मेरा R आ जाएगा 4T बाय R। ये हो जाता है बुलबुला के अंदर दाबाधिक्य का मान। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि बुलबुला के अंदर, साबुन का बुलबुला के अंदर दाबाधिक्य का मान द्रव्य बूंद के बुलबुले से ज़्यादा होता है, 2 गुना ज़्यादा होता है। तो एक बात यहाँ पे लिख देता हूँ कि बूंद के अंदर दाबाधिक्य का मान कितना हो गया? बूंद के अंदर दाबाधिक्य, बूंद के अंदर दाबाधिक्य इज इक्वल टू हो जाता है आपका 2T बाय आर। लेकिन वही बुलबुला के अंदर दाबाधिक्य का मान कितना होता है? साबुन का बुलबुला, जिसको आप लोग सॉफ्ट बबल भी कहते हैं, तो साबुन का बुलबुला के अंदर, बुलबुला के अंदर दाबाधिक्य का मान कितना हो जाएगा? का दाबाधिक्य का मान हो जाता है 4T बाय आर। अब बताइए कि इससे ये जो होता है 2 गुना है। इसका मतलब है कि बुलबुला को बनाने के लिए, है ना, प्रेशर जो होता है ज़्यादा होना चाहिए बनिस्पत सरफेस टेंशन की तुलना में, तो अभी जो वह बूंद जो है बन पाएगा, अन्यथा बूंद नहीं बन पाएगा। तो ये बात को आप लोग अच्छी तरह समझ पाएँ। तो ये यदि ये कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में नहीं आता है बच्चों, तो इसका एक वैकल्पिक विधि भी है, एक अल्टरनेट मेथड भी है, जिसे आप क्या कर सकते हैं, है ना, एक्सेस प्रेशर ज्ञात कर सकते हैं। एक अन्य विधि के द्वारा भी जो है आप एक्सेस प्रेशर को ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में उसके बारे में भी थोड़ा बहुत चर्चा कर दूंगा बच्चों, है ना। चलिए हम लोग दूसरा विधि देखते हैं, दाबाधिक्य ज्ञात करने का, है ना, दाबाधिक्य ज्ञात करने का दूसरा विधि हम लोग यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट पेज में। तो देखिए बच्चों, यहाँ दाबाधिक्य ज्ञात करने का एक दूसरा विधि क्या है? देखिए दाबाधिक्य ज्ञात करने का, है ना, दाबाधिक्य ज्ञात करने का दूसरा विधि, दाबाधिक्य ज्ञात करने का दूसरा विधि क्या है? चलिए हम लोग इसको देखते हैं बच्चों, है ना। दाबाधिक्य ज्ञात करने का दूसरा विधि क्या है? तो सबसे पहले आप मान लेता हूं कि द्रव्य बूंद का हम लोग दाबाधिक्य ज्ञात करेंगे। देखिए द्रव्य बूंद का दाबाधिक्य, द्रव्य बूंद का दाबाधिक्य हम लोग ज्ञात करेंगे एक्सेस प्रेशर ऑफ, है ना, देखिए एक्सेस प्रेशर, है ना, एक्सेस प्रेशर ऑफ वाटर ड्रॉप, एक्सेस प्रेशर ऑफ वाटर ड्रॉप हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा आर त्रिज्या का एक पानी का बूंद लेंगे, है ना, ये कितना है, इसकी त्रिज्या आर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि माना, देखिए आर त्रिज्या का, है ना, आर त्रिज्या का एक पानी का बूंद है, पानी का बूंद है, द्रव्य बूंद है, पानी का बूंद है, जिसके अंदर का, है ना, जिसके अंदर का दाब, जिसके अंदर का दाब कितना है? P है, तथा बाहरी वायुमंडलीय दाब, तथा बाहरी वायुमंडलीय दाब, तथा बाहरी वायुमंडलीय दाब कितना है? PA, है ना। इसका मतलब है कि इसके अंदर का दाब P है और बाहर का दाब PA है। तो, है ना, दाब में अंतर कितना है? बूंद अपनी आकृति कब बनाए रखेगा? जब P का मान बड़ा होगा PA से। इसका मतलब है कि बाहर के P क्या हो रहा है? बाहर की ओर बल लगा रहा है ना, और PA जो है वो वायुमंडलीय दाब इस बूंद को दबा रहा है। तो बूंद अपनी अवस्था कब बनाए रखेगा? जब इस P का मान बड़ा होगा तभी ना। तो यहाँ पर देखिए, तो बूंद अपनी अवस्था, बूंद अपनी आकृति, इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि बूंद अपनी आकृति, है ना, तब बनाए रखेगा, तब बनाए रखता है या रखेगा, बनाए रखेगा जब P बड़ा होगा PA से। अर्थात बूंद के अंदर, अर्थात बूंद के अंदर दाबाधिक्य कितना होगा? अर्थात बूंद के अंदर दाबाधिक्य का मान P माइनस PA होगा।
बात समझ में आ गया बच्चों? तो इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ गई है। इस बात को देखिए कि इस दाबाधिक्य के कारण क्या होगा। इस है ना, इस दाबाधिक्य के कारण जो होता है, बूंद जो होती है बाहरी दीवार पर दाब लगाएगी। तो बाहरी दीवार पर जब दाब लगाएगा तो जिसके कारण जो होती है कि बूंद जो होती है कुछ फैल जाती है, कुछ बड़ा हो जाता है ना। तो मैं पहले यहाँ पर लिख देता हूँ कि ये दाबाधिक्य जो होता है कि बूंद के अंदर कितना बल लगाता है ना। तो इस बात को यहाँ पर गौर करने का प्रयास करिए। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, बूंद देखिए दाबाधिक्य के कारण, देखिए दाबाधिक्य के कारण है ना, दाबाधिक्य के कारण बूंद के अंदर लगाया गया बल, बूंद के अंदर लगाया गया बल, लगाया गया बल कितना होगा। लगाया गया बल तो दाब की परिभाषा है, P इज इक्वल टू एफ बाई एफ निकालेंगे तो दाब और क्षेत्रफल को गुना करना पड़ेगा। तो यह बूंद कैसा है बच्चों, गोलाकार है। तो गोला का क्षेत्रफल कितना होता है, यह पृष्ठ क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर दाब कितना हो जाएगा, P माइनस पी ए, और यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इतना ही बल दाबाधिक्य के कारण इसमें लगेगा। अब इस बल के कारण क्या होता है कि बूंद जो होती है बाहर की ओर जो होती है कुछ फैल जाती है। इस प्रकार जो होती है बूंद कुछ बड़ी हो जाती है ना। इस दाबाधिक्य के कारण जो होती है बूंद कुछ बड़ी हो जाती है। तो मान लेता हूं कि कितना दूरी से ये विस्थापित हो गया, इसका जो सतह जो होती है वो कि दूरी विस्थापित होगा तभी ये बूंद क्या होगा, बड़ा होगा। तो हम लोग लिख देता हूं कि डी आर दूरी से है ना ये इसका सतह जो होती है विस्थापित हो जाती है। अब देखिए इस बल के कारण, बात समझिएगा कि इस बल के कारण बूंद का, इस बंद के कारण या बल के कारण बूंद का सतह, बूंद का सतह dr दूरी से, dr दूरी से विस्थापित हो जाती है, dr दूरी से विस्थापित हो जाती है। अर्थात बूंद कुछ फूल जाता है, बड़ा हो जाता है। अर्थात बूंद, यहाँ पे लिख देता हूँ, अर्थात बूंद कुछ बड़ा हो जाता है, अर्थात बूंद कुछ बड़ा हो जाता है। तो बताइए कि इस विस्थापन में कितना कार्य हुआ। हमने जो बल लगाया है ना, दाब के कारण जो इसमें बल लगा और बूंद का सतह dr दूरी से विस्थापित हो गया, तो इसमें कार्य कितना हुआ। तो दाबाधिक्य के कारण कार्य कितना हुआ, यहाँ पे देखेंगे कि दाबाधिक्य के कारण, दाबाधिक्य के कारण कार्य कितना हुआ। तो dw कार्य, कार्य बराबर कितना होता है बच्चों, वर्क बराबर कितना होता है, बल गुना विस्थापन होता है, जानते हैं। तो बल तो हम लोग निकाल लिए, कैलकुलेट कर लिए हैं, P माइनस पी ए, और ये हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। इतना ही बल लग रहा है। तो P माइनस पी ए इसमें बल लगा, 4 पाई आर स्क्वायर, और विस्थापन इसमें हो रहा है dr। तो ये विस्थापन यहाँ पर हुआ। तो ये जो विस्थापन हुआ बच्चों है ना, ये जो सॉरी ये जो कार्य हुआ बच्चों, यह कार्य क्या हुआ आप समझ रहे हैं कि यह कार्य जो होता है बूंद का जो जितनी सतह में जो वृद्धि हुई, जितना भाग में जो वृद्धि हुआ, इस भाग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में यह संचित हो जाता है। यह जो कार्य होता है किसके विरुद्ध कार्य किया है, मैंने पृष्ठ तनाव के कारण कार्य हुआ। पृष्ठ तनाव क्या करता है, इस बूंद को है ना श्रिंक करना चाहता है, सिकुड़ाना चाहता है, लेकिन बूंद इसको फैला दिया। तो अर्थात पृष्ठ तनाव के कारण मैंने कार्य किया है ना। बात समझिएगा, हम लोगों ने काम नहीं किया है, दाब जो है दाबाधिक्य ने काम किया। अब देखिए यहाँ पे पृष्ठ तनाव के कारण है ना, देखिए यहाँ पर कि पृष्ठ तनाव क्या करता है, बूंद को, पृष्ठ तनाव बूंद को है ना सिकुड़ाना चाहता है, सिकुड़ाना चाहता है, लेकिन दाबाधिक्य बूंद को फैलाना चाहता है, बूंद को फैलाना चाहता है। तो यह किया गया, तो उपरोक्त किया गया कार्य जो है, तो उपरोक्त किया गया कार्य क्या होगा है ना। देखिए बूंद के बढ़े हुए भाग में, बूंद के बढ़े हुए भाग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है ना, स्थितिज ऊर्जा के रूप में है ना, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है।
तो ये बात आप लोगों ने समझा। अब यहाँ पर देखिए पृष्ठ तनाव के कारण जो होती है उसकी स्थितिज ऊर्जा में कितनी वृद्धि हुई, इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए कि जो कितनी स्थितिज ऊर्जा, बूंद जो फैला उसकी कितनी स्थितिज ऊर्जा हुआ। देखिए फैले हुए बूंद या भाग में बूंद के, देखिए बूंद के फैले हुए भाग या बढ़े हुए भाग, आप इसे भी लिख सकते हैं कि बढ़े हुए, है ना, बढ़े हुए भाग में स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, में स्थितिज ऊर्जा। तो आप लोग याद करेंगे बच्चों, मैंने पृष्ठ तनाव का पार्ट 2 जब बनाया था उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि पृष्ठ तनाव के कारण किसी भी द्रव्य सतह की कितनी ऊर्जा होती है, इस चीज़ पर मैंने आप लोगों को बात किया था। तो मैंने आप लोगों को कहा था उस समय कि किसी भी द्रव्य सतह की कुल ऊर्जा द्रव्य के ऊपरी सतह के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला पृष्ठ तनाव ही उसकी ऊर्जा का मान देता है। तो यहाँ पर बताइए कि स्थितिज ऊर्जा कितना होगा, आप बताइए यहाँ पर, है ना। आपको ये बात समझ में आई होगी कि पृष्ठ या स्थितिज ऊर्जा बराबर होगा पृष्ठ तनाव, है ना। पृष्ठ तनाव को हम लोग क्षेत्रफल से गुना करेंगे। तो कौन सा क्षेत्रफल, बढ़े हुए क्षेत्रफल, क्योंकि हम लोगों को इसी भाग में स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात करना है ना। तो ये कितना यहाँ पर ऊर्जा होगा पृष्ठ तनाव के कारण, इस चीज़ को हम लोगों को देखना है। तो पृष्ठ तनाव के कारण जो ऊर्जा होती है उस चीज़ को हम लोग जानते हैं बच्चों कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर संचित, है ना, या प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला पृष्ठ तनाव ही सतह का स्थितिज ऊर्जा का मान देता है। तो स्थितिज ऊर्जा बराबर पृष्ठ तनाव गुना बढ़े भाग का क्षेत्रफल, बढ़े भाग का क्षेत्रफल। तो पृष्ठ तनाव वहाँ पर कितना था, T। और बताइए आप लोग थोड़ा सा कि इसका भाग में कितनी वृद्धि हुई। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा वाला गोला है उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और छोटा वाला गोला का क्षेत्रफल उसमें से माइनस कर देंगे, है ना, क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो हम लोगों को बड़े भाग का क्षेत्रफल निकलेगा। तो सबसे पहले बताइए कि बड़ा वाला गोला का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर कितना हो गया 4 पाई, हम लोग जानते हैं क्षेत्रफल बराबर कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसका त्रिज्या कितना, आर से डी आर बढ़ गया, है ना। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आर प्लस डी आर का यहाँ पर हो गया होल स्क्वायर। और छोटा वाला गोला का जो है ना क्षेत्रफल है वो तो कितना है 4 पाई आर स्क्वायर, कुछ इतना ही है। अब इसको सिर्फ हम लोगों को हल करना, स्थितिज ऊर्जा का मान ज्ञात हो जाएगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। तो इसको कितना सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पर बात को समझिएगा, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर में पहले फार्मूला को हम लोगों को तोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया आर स्क्वायर, ये हो जाएगा डी आर स्क्वायर, और फिर कितना हो जाएगा प्लस 2r, और यहाँ पर हो गया डी आर, है ना, और इधर है माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 4 पाई को अंदर करेंगे तो 4 पाई, यहाँ हो गया आर स्क्वायर, यहाँ हो गया 4 पाई, ये हो गया डी आर स्क्वायर, और यहाँ पर 2 है इसलिए हो जाएगा 8 पाई आर, यहाँ पर हो गया डी आर माइनस 4 पाई, ये हो गया आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। तो मेरा कुल बढ़ा हुआ क्षेत्रफल कितना निकल गया, यहाँ पे निकल गया 4 पाई डी आर स्क्वायर प्लस हो जाएगा 8 पाई आर, और ये हो जाएगा डी आर। लेकिन एक बात समझिए कि डी आर जो दूरी है वो तो बहुत छोटा है ना। देखिए डी आर का मान, देखिए डी आर का मान बहुत अल्प है ना, डी आर का मान बहुत अल्प है। अतः डी आर स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं हम लोग, डी आर स्क्वायर को नगण्य मान सकते हैं, डी आर स्क्वायर को हम लोग नगण्य मान सकते हैं। तो ये टर्म में मेरा क्या हो गया, नेगलेक्ट हो गया। तो ये टर्म में मेरा शेष बचा है बच्चों। तो ये कितना होगा, टी गुना 8 पाई आर, यहाँ पर हो गया डी आर। तो ये मैंने निकाल लिया स्थितिज ऊर्जा का मान, ये मैंने कैलकुलेट कर लिया स्थितिज ऊर्जा का मान। तो थोड़ा सा एक बात देखिए कि मैंने दाबाधिक्य के कारण जो होता है उसके बड़े भाग में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान मैंने इतना निकाला था, और पृष्ठ तनाव के कारण जो है बड़े हुए भाग में संचित स्थितिज ऊर्जा का मान ये निकाला। इसका मतलब है दोनों ऊर्जा तो बराबर है ना। इसको हम लोग समीकरण 2 कहेंगे। वो भी बड़े हुए भाग में दाबाधिक्य के कारण ऊर्जा था और ये पृष्ठ तनाव के कारण ऊर्जा है, तो दोनों बात बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों ही स्थितिज ऊर्जा उस बड़े भाग का ही है। अतः समीकरण 1 बराबर क्या होगा मेरा, समीकरण 2, तो दोनों का बराबर करके लिखेंगे। तो ये हो गया P माइनस पी ए, कितना हो जाएगा देखिए 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया डी आर, ये हो गया टी गुना 8 पाई आर डी आर। तो डी आर कैंसिल हो गया,
यहाँ पे देखिए आर और एक आर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई भी कैंसिल होगा और 4 से यहाँ पर 2 कैंसिल हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा कि p माइनस पी ए का वैल्यू कितना निकल गया। यहाँ पे देखिए 2t बच गया, यहाँ पे एक r बचा हुआ है, तो ये r मैंने क्या किया, उसको नीचे लिख दिया। ये r नीचे यहाँ पर मैंने लिख दिया। तो ये देखिए मेरा कैलकुलेशन निकल गया कि p माइनस पी ए इज इक्वल टू 2t बाई आर, ये निकल गया। तो ये तो था जिसके कारण आप लोग समझ पा रहे हैं, ये तो बूंद के कारण निकाला था। लेकिन जब बुलबुले के बारे में हम जब बात करेंगे बच्चों, तो बस वही बात यहाँ पर है कि पृष्ठ तनाव के कारण जो मैंने गणना किया, कैलकुलेशन किया, उस कैलकुलेशन में सिर्फ 2 यहाँ पर लिख देना है। बुलबुले के कारण यदि मैं निकालूंगा, ये बूंद था इसलिए बूंद का तो सिर्फ ऊपरी सतह होता है, लेकिन बुलबुले जो होता है उसका एक 2 मुक्त सतह होने के वजह से सिर्फ कैलकुलेशन में सिर्फ यहाँ पर 2 संख्या आ जाएगा। और जब आप लोग कैलकुलेशन करिएगा तो आप लोग सेम यही कैलकुलेशन आप लोग अपने से करिएगा बच्चों, और तब देख पाएंगे कि बूंद के अंदर या बुलबुला के अंदर दावाधिक का मान कितना हो जाएगा। बुलबुला के अंदर दावाधिक का मान कितना हो जाएगा, बुलबुला के अंदर दावाधिक का मान हो जाएगा आपका, है ना, 4t बाय आर। ये चीज़ निकल जाएगा। p माइनस पी ए, P माइनस पी ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4t बाई आर। आप लोगों को कहाँ 2 लिखना है मैंने बता दिया। जहाँ भी पृष्ठ तनाव आएगा वहाँ पर आप लोगों को अतिरिक्त संख्या 2 लिख करके कैलकुलेशन को आगे बढ़ाइएगा, 4t बाई आर आपको प्राप्त हो जाएगा बच्चों। तो ये चीज़ को आप लोग अपने से करिएगा, है ना, ये चीज़ को आप लोग अपने से करिएगा बच्चों, और आप लोग कैलकुलेशन को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज मेरा वीडियो इतना ही रहेगा बच्चों, है ना। आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर मुलाकात करूंगा, है ना। तब तक आप लोग हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें बच्चों। और यदि आप लोगों को ये वीडियो नहीं समझ में आता है तो इस वीडियो को आप लोग 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार देखें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें बच्चों, है ना। ठीक है बच्चों, आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, मन लगा करके पढ़ाई करें बच्चों, है ना। आप लोगों के साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों ने आज जो मेरा इस वीडियो को देखा इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद। Find a real